नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक आम आदमी के 3 सबसे बड़े सपने होते हैं, अपना घर, एक गाड़ी और बच्चों की अच्छी पढ़ाई। और इन तीनों सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा सहारा बनता है बैंक का लोन। लेकिन अब बैंक से लोन मिलना कठिन होने वाला है। आरबीआई ने बैड लोन पर नकेल कसने के लिए लोन बांटने के नियम कड़े कर दिए हैं। नियम क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अगले साल से जब ये नियम लागू हो जाएंगे तो 60% से ज़्यादा लोगों को बैंक पहले तो लोन देने से मना कर देंगे या कतराएंगे, और अगर देंगे भी तो बड़ी मेहनत लगेगी और लोन काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। लेकिन आप 60% लोगों की इस लोन ब्लैकलिस्ट से बच सकते हैं। ये कैसे? तो इसके लिए आपको पूरा कार्यक्रम देखना होगा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है और आपको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई के क्या नए नियम हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईसीएल निर्देश 2026 जारी किए हैं। ईसीएल का मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। नए ईसीएल नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएंगे। इसको सरल शब्दों में समझते हैं तो अभी तक का नियम यह था कि जब कोई व्यक्ति लोन की किस्त यानी कि ईएमआई देना बंद कर दे और लोन पूरी तरह डूब जाए, तब बैंक उस नुकसान की भरपाई के लिए अपने मुनाफे से कुछ रकम अलग रखते हैं। अभी के नियम के हिसाब से बैंक 90 दिन ईएमआई नहीं मिलने के बाद ये काम करते हैं। लेकिन नए ईसीएल नियम के आने के बाद बैंकों को पहले से ही अंदाजा लगाना होगा कि भविष्य में कौन सा लोन डूब सकता है, और अगर कोई ग्राहक केवल 2 किस्तें भी चूक जाए तो बैंकों को पहले के मुकाबले 12 गुना ज्यादा रकम एक तरफ सुरक्षित तौर पर निकाल कर रखनी होगी। मतलब अब 90 नहीं, सिर्फ 60 दिन में ईसीएल के हिसाब से बैंक को रकम अलग करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर 25 लाख रुपए के होम लोन पर कोई 31 से 60 दिन तक किस्त नहीं चुकाता है तो अभी बैंकों को सिर्फ 10,000 रुपए अलग रखने पड़ते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक ये रकम सीधे बढ़ के 1.25 लाख रुपए हो जाएगी। जाहिर है इसका बैंक की बैलेंस शीट पे एक बुरा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस नियम के लागू होने से बैंकों का मुनाफा करीब 42,000 करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। इसलिए बैंक अब बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखेंगे ताकि वो ईसीएल में फंसने से बच पाएं। तो फिर बैंक क्या करेंगे? बैंक अपना नुकसान बचाने के लिए अब केवल उन्हीं लोगों को लोन देना पसंद करेंगे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होगा। लोन के मामले में सिविल स्कोर को पैमाना माना ही जाता है, इसलिए बैंक कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को लोन देने से कतराएंगे। माना यह जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 730 से कम सिविल स्कोर वाले को बैंक लोन नहीं मिलेगा या बहुत कठिनाई से मिलेगा। लोन मिलेगा भी तो ब्याज दरें बढ़ी हुई होंगी या ज्यादा कोलेट्रल मांगा जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि कोई उसके पीछे गिरवी रखी हुई चीज। साथ ही बैंक भविष्य में होने वाले डिफॉल्ट का आकलन भी करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि ग्राहक का पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, सिविल स्कोर में पहले किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इनकम में कमी आने की आशंका है या नहीं, कहीं नौकरी जाने का कोई खतरा तो नहीं है, और लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, मतलब जिस चीज के लिए लोन दिया जा रहा है उसकी कीमत क्या है और लोन की राशि कितनी है। चिंता की बात यह है कि देश में जो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा, इनफैक्ट और ज्यादा, करीब 62% लोगों का सिविल स्कोर 730 से नीचे ही है। ऐसे में अगले साल से इन लोगों के लिए होम, ऑटो और एजुकेशन लोन लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। अभी सारे लोग जिनका सिविल स्कोर 730 से कम है, ये जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले नहीं होते। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं जिनकी रेगुलर इनकम साइकिल नहीं होती। ये फर्स्ट जनरेशन क्रेडिट यूजर्स भी हो सकते हैं, इनका कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है या है तो बहुत अच्छा नहीं है, बन ही नहीं पाया अभी उतना। इनमें युवा होते हैं जिनकी पहले से कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि आखिर उनको लोन मिले तो कैसे मिले। मुश्किलें, जैसा मैंने कहा, बहुत होगी, मिलेगा भी तो बहुत महंगा लोन मिलेगा। तो अब ये तो बात हो गई कि नई गाइडलाइंस आने वाली हैं, लागू भी हो जाएंगी। आपको क्या करना है? अब जैसा आजकल की तारीख में तो लोन के बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। घर खरीदना है तो लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है तो लोन चाहिए। अब तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी बहुत तगड़े लोन मिलते हैं। आप जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर आपको कई बार वो
ईएमआईज़ मिल जाती है, वो भी एक तरीके का लोन ही होता है। एजुकेशन लोन, अगर आपके बच्चे उतने बड़े हो गए हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के लोन की अहमियत तो जीवन में काफ़ी बढ़ गई, और अगर ये मुश्किल हो चला तो मुश्किल तो काफ़ी बढ़ेगी। आइए अब समझते हैं कि करना क्या होगा। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि हम एक टेक अवे ग्राहकों को दें या जो लोगों को लोन लेना है उन्हें दें, दर्शकों को बताएं, बहुत सारे सवाल उनके मन में होंगे जो मैं उनकी तरफ से आपसे पूछूंगा। एक बात सबसे पहले समझना चाहूंगा कि ये नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? सर आप शायद म्यूट पर हैं। नमस्कार विपिन, आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पर्सनल क्रेडिट बहुत तेजी से रफ्तार से ग्रो कर रहा था। अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो पर्सनल क्रेडिट की ग्रोथ थी वो काफी तेज रफ्तार से हो रही थी, और लोगों का लोन लेने का जो प्रचलन है वो भी बहुत तेजी से फैल रहा था। अब खाली घर का लोन नहीं, कार का लोन, एजुकेशन लोन, टूरिज्म, हॉलीडे लोन, पर्सनल लोन, इसकी बहुत हम काफी बार इसकी चर्चा भी करते रहे। और लोन मिलने में जो आसानी हो रही थी विपिन, वो एक कारण था ग्रोथ की। और लोगों का जो ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होना, यानी कि बहुत ज्यादा बचत की तरफ ध्यान नहीं देना, खासकर जो यंगर जनरेशन है उनका खर्च करने की तरफ प्रवृत्ति रहती है। तो वो कहते हैं जिंदगी का पैसा जेब में नहीं भी है, ईएमआई के जरिए अपना जो चीज हम एंजॉय करना चाहते हैं वो कर लें। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ऐसे लोग भी लोन ले रहे थे विपिन, जो कि शायद कहीं डिजर्व नहीं करते थे। या मैं कहूँ कि एक हम लोग पर्सनल फाइनेंस में एक टर्म यूज करते हैं और लॉ में भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से ना होने की वजह से लोन बड़ी आसानी से एप्स के जरिए, या बैंक भी कई बार बहुत आसानी से दे रहे थे, कई रेफरेंस ले लिया, इनकम टैक्स रिटर्न ले ली, पे स्लिप ले ली, उसके आधार पर दे दिया। और कुछ लोगों का क्या होता है कि हैबिचुअली उनको ईएमआई रेगुलर देने की आदत नहीं है, तो इस कारण से बैंक की जो रिकवरी कॉस्ट हो रही थी वो बहुत ज्यादा आ रही थी। एनपीएस तो हो ही रहे थे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि बैंकों के वो लोन्स जो कि स्टिकी हो जाते हैं, जिनके वापस आने के चांस कम हो जाते हैं, तो वो बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो इस कारण से बैंक की जो लॉस है, अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात इंटरेस्टिंग क्या है कि अभी आपने जैसे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि बैंकों को 12 गुना ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपने 25 लाख वाला उदाहरण लेके दिया। इसको कंपेयर करें हम, देखिए ट्रेड ऑफ कहां पर है, इसको कंपेयर करें हम उन एनपीएस से जो एनपीएस बढ़ रहे थे लोगों के वापस ना करने की वजह से, यानी कि लोन के डिफॉल्ट करने की वजह से। तो आरबीआई ने विपिन ये पाया कि ये जो प्रोविजनिंग होगी ये उस प्रोविजनिंग से फिर भी कम होगी जो कि एनपीएस की वजह से बैंकों को फेस करना पड़ रहा है, यानी कि वो लॉस जो एनपीएस की वजह से फेस करना पड़ रहा है और वो लॉस जो अब इस 12 गुना प्रोविजनिंग की वजह से होगा वो काफी कम होगा। दूसरी बात इसमें ये होगी कि ऐसे प्रोविजंस की नौबत ही कम आएगी, क्योंकि आप जब जब बिल्कुल छटनी करके, बिल्कुल सिलेक्ट करके, बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पे लोन देंगे और आप नॉर्म्स टाइट कर देंगे देने के, यानी कि आपकी आपकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि मैं आपको याद होगा हमने और आपने आप ही के शो पे एक दफे सिबिल स्कोर पर चर्चा करी थी, और मैं सिबिल स्कोर को कोई रूल ऑफ बाइबल नहीं मानता हूं, मैं कोई उसको अंतिम पैमाना नहीं मानता हूं। पर अब दिक्कत यह है कि कोई पब्लिक डोमेन में बैंकों के पास भी एक पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर वो मेजर करे कि ये आदमी लोन देने लायक है या नहीं है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इसके पास क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं, इसने कितने लोन ले रखे हैं, वापस समय पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्रेडिट कार्ड्स को रोल ओवर कर रहा है, इसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, जो भी सिबिल के अंतर्गत जो पूरे के पूरा क्राइटेरिया होता है, तो उसी को बेसिस लिया गया। ये जो 730 वाला आपने बताया है विपिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आरबीआई ने कहीं ऑफिशियली इसको 730 अपने अपनी गाइडलाइंस में नहीं लिखा है। पहले तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, ये कुछ एक्सपर्ट्स ने और उसको निकाला है कि 730 एक ऐसा रूल है कि 730 से नीचे अगर है किसी का रेटिंग तो इस क्रेडिट स्कोर, तो इसका मतलब वो लोन देने में गड़बड़ कर सकता है, उसका डिफॉल्ट हो सकता है। तो 730 ऐसा नहीं है कि 730 वालों को बिल्कुल ही लोन नहीं मिलेगा, ऐसा भी मैं अभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती है। पर हाँ, ये सच है कि बहुत सारे पर्सनल लोन्स, हाउसिंग लोन, कार लोन, जितने भी एजुकेशन लोन तक में डिफॉल्ट हो रहा था, उनमें जो एनपीएस थे वो बिल्ड हो रहे थे। तो 1 अप्रैल 2027 से ये नई गाइडलाइंस आपको आती दिखेंगी। तो अभी तक जो लॉस बुक किया जाता था वो, जैसा कि आपने कहा, कुछ ईएमआई 90 दिन का जब डिफॉल्ट हो गया तब अब ये ईसीएल कॉन्सेप्ट निकाला गया। हालांकि बैंकों के लिए भी मेरे कुछ बैंकों से बात हो रही थी,
और मैंने पर्सनल लेवल पे बात करी, उन्होंने कहा साहब बड़ा मुश्किल होगा, एक्सपेक्टेड कैश लॉस है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है, उसकी गलती से किसी बैंक में पैसे नहीं, उसकी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, तो इसका जरूरी अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति पुअर क्रेडिट रेटिंग का है या उसका उसका क्रेडिट स्कोर पुअर है। तो बहुत ही बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, थोड़ा सा टफ होगा, बैंकों के लिए काम मुश्किल हो गया है। एक तो एक्सपेक्टेड निकालना टफ हो गया है, दूसरा ये प्रोविजनिंग से बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी विपिन फर्क पड़ता मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, तो ये बात समझ में आ गई कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, होगा क्या, क्या पीछे से चल रहा था और आगे क्या एक्सपेक्टेशन। अब एक एक करके थोड़ा उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको लोन लेना है। तो कोहली सर, एक तो सिबिल वाली बात हो गई, वो भी हम आगे चलते हुए करेंगे, लेकिन क्या अब ये साफ है, ये माना जाए कि लोन मिलना पहले से थोड़ा, आपने खुद कहा अभी कि बैंक की स्क्रूटनी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, वो थोड़ा ठोक बजा के लोन देंगे, तो मतलब पहले शायद जितनी आसानी से लोन मिल जाता था या जितने कम डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता था, या बैंक थोड़े ईगर होते थे कि भाई आप लोन ले लीजिए, दिन भर आपको कॉल आते रहते हैं कि ये फला लोन लीजिए, ये लोन लीजिए, अब शायद इतना आसान नहीं होगा जब सच में आपको जरूरत होगी लोन लेने की। या विपिन, अगर मैं इसको हल्के अंदाज में कहूँ तो जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा है उनके पास अब पहले से ज्यादा कॉल आएंगे, क्योंकि बैंक चाहेगा कि ऐसे ही लोग लोन ले, यानी कि जिन लोगों को शायद लोन नहीं चाहिए उन लोगों के पास कॉल ज्यादा आएंगे, और जिन लोगों को लोन चाहिए होगा उनके पास अब कॉल मुझे लग रहा है पहले के मुकाबले कम आएंगे। क्योंकि क्योंकि देखिए, सिबिल के अंडर क्या देखा जाता है या क्रेडिट स्कोर किसी का कैसे बनता है, उसके पैमाने हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने कितने लोन लिए हुए हैं, नंबर 1। आप क्या लोन को समय पे वापस कर रहे हैं, ईएमआई टाइम से दे रहे हैं। अच्छा, कितने क्रेडिट कार्ड्स आपके पास हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स में आप रोल ओवर करते हैं, यानी कि आप मिनिमम बैलेंस दे के उसको करते हैं। तो ये कुछ पैमाने होते हैं देखने के। अब इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न ली जाती है, पे स्लिप ली जाती है, आप जानते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। कई दफे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स या आपके एसेट के पेपर्स भी बैंक्स लेते हैं देखने के लिए। कई बार क्या होता है, आपके फैमिली के किसी मेंबर की गारंटी भी ली जाती है, यानी कि आपके फैमिली का कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा कमाता है और आपका हस्बैंड है, वाइफ है, भाई, माता पिता है, या सन डॉटर है, तो उसको भी साथ में बहुत सारी चीजों को लेके देखा जाता है। तो मुझे लग रहा है अब जिस भी व्यक्ति को लोन लेना है आगे से, उसको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो वो पहले किसी चलते हुए लोन का डिफॉल्टर ना रहा हो, यानी कि उसने पहले जो अपनी ईएमआई बिल्कुल डिलीजेंस से, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से उसने रीपे करी और समय पे रीपे करी, पहला उसको ये देखना पड़ेगा। दूसरा उसको देखना पड़ेगा कि उसके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को विपिन। अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो होता क्या है, आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसकी लिमिट आपने एग्जॉस्ट कर दी, फिर आपने दूसरा यूज किया, तो अगर आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आपकी आपकी क्रेडिट स्कोर इसमें नीचे आ जाती है। और आप उसको समय पर आपको पता है क्रेडिट कार्ड को 2 तरीके से पे किया जाता है। एक तो क्रेडिट कार्ड होता है, एक आप उसको एज ए चार्ज कार्ड पे करते हैं, यानी कि आप समय जो डेट होती है उससे पहले आप पे कर देते हैं, आप उसको बैंक से क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको समय से पहले पे कर रहे हैं, समय से पहले नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज जो है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैंकर्स हैं वो मांगते हैं या लेंडिंग एजेंसी से वो मांगती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी अगर समय पे फाइल नहीं है, आपने जो ड्यू डेट है उसके बाद फाइल करी, बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, तो वो भी देखा जाए। प्लस उसमें आपकी इनकम कितनी दिखाई गई है। मान लीजिए आपकी इनकम साल की जो है वो 6 लाख है और आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं, वो जो ईएमआई पे कर रहे हैं, उसको नजर आ रहा है कि आपके खर्च वर्च करने के बाद आपके पास इतने पैसे ही नहीं बचते हैं कि आप ईएमआई देंगे, तो वहां भी दिक्कत आएगी। तो मुझे लगा ना, लोगों को एक सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। लोन लेने वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि खुद को एक बार असेस कर लीजिए। और अपना, और सबसे अच्छा तरीका मैं विपिन बताऊं, मैं जो सलाह देता हूँ लोगों को वही देता हूँ कि आप जब लोन ले रहे हैं तो अपने आप को आप लेंडर की पोजीशन में 1 मिनट के लिए ले आइए। यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लेंडर, और आप देखिए कि अगर आप लेंडर होते तो क्या आपको ये लोन दिया जाता, और आप लोन को वापस करने की पोजीशन में है। तो मुझे लगता है वो एक आसान तरीका होता है देखने का। पर ये सच है कि नंबर ऑफ पर्सनल लोन्स, नंबर ऑफ हाउसिंग लोन्स, नंबर ऑफ कार लोन्स, नंबर ऑफ एजुकेशन लोन्स, इसमें कमी आने वाली है। और जो रफ्तार हमें दिख रही थी कंज्यूमर ग्रोथ की, पर इसी बहाने इसकी अच्छी बात मैं देखता हूँ कि लोग अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने की कोशिश करेंगे, यानी सिबिल स्कोर को सुधारेंगे कि हम किसी तरह वो जो 730 की एक थ्रेशोल्ड है उससे हम लोग बेटर हो जाए हम कि कल को दर्शकों भैया को कहीं लोन लेना हो तो हमें ये भी बताएंगे। वैसे कुछ टिप्स तो आपने दिए, लेकिन और मैं आखिरी के लिए रख लेता हूं कि बिल्कुल अच्छा क्रेडिट स्कोर करने का सीक्रेट क्या होगा ताकि वो 730 का बेंचमार्क आप पार ही कर जाए तो फिर कोई दिक्कत ही ना आए। उससे पहले क्विकली सर, ये एक और चीज़ है कि
अब बैंकों को ये भी असेस करना पड़ेगा कि भविष्य में किसी की इनकम कम ना हो जाए, उसकी नौकरी ना चली जाए। ये चीज़ें कैसे होगी, मतलब ये आकलन बैंक कैसे लगा पाएगा और किसके आधार पे लगेगा? क्या इस आधार पे किसी का लोन रिजेक्ट भी हो जाएगा? क्योंकि ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल सी चीज़ लग रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने एक बैंकर से जब इस बारे में बात करी, अभी 2 दिन पहले की बात है, जब गाइडलाइंस अनाउंस की गई थी, तो मुझे एक बैंक मैनेजर ने क्या बताया, आपको सुन के हंसी आएगी। नाम नहीं बताऊंगा, ना बैंक का बताऊंगा, ना मैनेजर। उसने कहा, साहब हम क्या करेंगे, हमारा जो लोन डिपार्टमेंट एक एस्ट्रोलॉजर को साथ बिठाएगा, उसकी कुंडली देखेगा, ये मैं हल्की फुल्की बात कर रहा हूँ, और देखेगा इसके ग्रह आगे के कैसे हैं ये लोन। तो ये आपने बिल्कुल, इस बात से मैं ये कहना चाह रहा था, वाकई में बहुत मुश्किल है। देखिए, जिस व्यक्ति की आज क्रेडिट पोजीशन अच्छी है, आप ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि अगले 6 महीने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो उसके लिए डिफॉल्ट की पोजीशन हो जाएगी? पहली बात। दूसरा, जिस व्यक्ति की आज अच्छी नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए और उसकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाए विपिन, और वो बड़ी आसानी से रीपे कर? तो मुझे लग रहा है ये ईसीएल की प्रक्रिया बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। एक या 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने से आप उसका प्रोविजन कर दें, आप ये मान लें कि ये व्यक्ति तो अब लोन देने लायक रहा ही नहीं है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा-सा अनफेयर भी होगा। एक तरफ अनफेयर होगा, दूसरा बैंक्स के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है कि किस आधार पर वो डिसाइड करेंगे कि अब ये एनपीए बनने वाला है, और वो आप अंदाज लगाना होगा आपको दूसरे के बारे में। तो मुझे लग रहा है बैंक और कस्टमर के बीच में इंटरैक्शन अब बढ़ने वाला है, यानी कि जिस एजेंसी ने लोन दिया है और जिसने लोन लिया है, उसका बाकायदा जब बुला के उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, उससे बातचीत की भैया आपकी नौकरी सेफ है कि नहीं है, कितने पैसे आप बचा लेते हैं, हमारी ईएमआई पिछले महीने की नहीं आई, क्या आगे भी आपकी ऐसी होने की उम्मीद है? वो कहेगा नहीं नहीं साहब, आगे ठीक रहेगा। तो बहुत ही सब्जेक्टिव मामला ये मुझे लगता है हो गया है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम है विपिन, अभी मुझे सब्जेक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, जो कि एक इशू बन सकता है। राइट, बहुत सही बात है कि कैसे ये आकलन लगाया जाए। और अभी जो मौजूदा हालात है, जब इतने परिवर्तन दुनिया में हो रहे हैं, किसकी नौकरी कब किस तरीके से खतरे में आ जाए, आईटी सेक्टर ही देख लीजिए फॉर दैट एग्जांपल, तो बड़ा मुश्किल होगा बैंक के लिए कि वो कैसे इसको करें। और जो सर ने मजाक में बात की, शायद वही तरीका हो, लेकिन लेट्स सी कि कैसे आगे बढ़ता है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कैसे फुल प्रूफ बन सकते हैं? क्या उसके लिए सिविल स्कोर अच्छा करना पड़ेगा? और अब तो मेरे मन में ये भी सवाल आ गया, क्या बैंक आपसे ये भी मांग लेगा कि बताइए कभी आपकी नौकरी को कुछ हो जाए तो क्या 6 महीने का जो एक स्टैंडर्ड रूल होता है, आपके पास बैकअप है? वो भी पूछ लेगा कि बैंक अकाउंट दिखाइए, आपके बाकी क्या संपत्ति है वो दिखाइए। तो कैसे आप तैयार रह सकते हैं कि आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो किसी भी हालत में? वो सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। नियम सख्त और लोन में दिक्कत। आरबीआई के नए नियम आ रहे हैं, जिसके बाद लोन मिलना माना जा रहा है बहुत कठिन हो जाएगा। बड़ी टाइट स्क्रूटनी होगी और ऐसे ही लोगों को मिल पाएगा या आसानी से मिल पाएगा जिनका सिविल स्कोर एक लेवल यानी 730 या उसके ऊपर होगा। और अगर बाकी लोगों को मिलेगा भी तो वो काफ़ी टफ होगा, बहुत महंगा हो सकता है और दिक्कतें 50 होंगी। राइट, ब्रेक से पहले हमने इसका पूरा एनालिसिस किया, शरद जी हमारे साथ है। लेकिन अब वो टिप्स एंड पॉइंट, तो 1-2 महत्वपूर्ण सवाल हैं शरद जी मेरे पास, जिनका उत्तर दर्शक भी जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब इसके लिए मुझे रेडी रहना है कि मेरा सिविल भी अच्छा रहे, और जैसा आपने कहा कि वो आशंका वाली बात कि कैसे देखा जाएगा कि किसी की नौकरी रहे ना रहे, तो क्या बैंक ये भी मांग सकती है कि बताइए कि इन केस आपकी नौकरी जाए तो 6 महीने के बैकअप आपके पास है, कितना कैश आपने रखा है, कितनी सेविंग्स आपकी हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है विपिन। मुझे लग रहा है कि अब जितने भी केवाईसी या ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया होती है, उसमें अब आपकी सेविंग्स कितनी है ये ऐड होने वाला है, क्योंकि अगर ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपके पास बैकअप है, कि जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है इमरजेंसी फंड वेरिफिकेशन बैंक अब ला सकते हैं। अब देखिए, लोगों के लिए सलाह क्या है? अब आम आदमी तो ये जानना चाहता है ना, बोरोवर ये जानना चाहता है कि भाई इससे बदलेगा क्या, कि हमारे लिए लाइफ मुश्किल। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 700 से 749 तक क्रेडिट स्कोर जो है उतना बुरा नहीं माना जाता, उसको हम गुड कैटेगरी में रखते हैं। 750 से ऊपर तो एक्सेलेंट हो जाता है, पर तो 730 और 700 के बीच में भी क्रेडिट स्कोर उतना बुरा नहीं होता। पर ठीक है, अगर अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे व्यूज ये आ रहे हैं कि 730 से नीचे आपका नहीं होना चाहिए, तो बैंक नखरे दिखाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति थे, उनकी बैंक में 50 लाख रुपए की एफडी थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और वो क्रेडिट कार्ड को बैंक ने सिबिल स्कोर क्योंकि 730 के आसपास था, उसको रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या बताएगा? ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये हाल का कल की बात है।
इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उनका सिबिल स्कोर कम था, वह बैंक के पास 50 लाख की एफडी थी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा लकीर का फ़कीर जिसको बोलते हैं, वो तरीका हो गया बैंकों का देखने का कि भाई जिस व्यक्ति के 50 लाख का था विपिन, उसका कारण ये था जो उस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड्स बहुत सारे थे। उसके पास 7-8 क्रेडिट कार्ड्स थे। तो आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होना भी एक आपके सिबिल स्कोर को नीचे कर देता है। तो ये लोगों को हम अक्सर क्या होता है, लोग आँख बंद करके क्रेडिट कार्ड से फ़ोन आया, तो वो एक शान भी माना जाता है। मेरी जेब में 7-8 क्रेडिट कार्ड हैं, किसी में लाउंज एक्सेस है, किसी में डिस्काउंट की फैसिलिटी है वगैरह-वगैरह। तो मुझे लग रहा है जिसको लोन लेना है उसको थोड़ा-सा अपना क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है सिविल में और अनजाने में हो जाता है। तो मुझे लग रहा है क्रेडिट कार्ड यूसेज को पहली बात तो उसको लिमिट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई आप गलती से भी डिफ़ॉल्ट ना करें। अगर आपने डिफ़ॉल्ट करी तो आपके ऊपर ये ईसीएल के जो प्रोविजंस हैं, वो साफ निकल के आ जाएँगे क्योंकि आपका सिबिल स्कोर गिरेगा और बैंक आपसे पूछेगा, आप बताइए, आपका ऑलरेडी कहीं लोन चल रहा है, वो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ता है। उसको तो पहले बताना पड़ता है। जब आप दूसरा लोन लेते हैं, तो पहले लोन की डिटेल आपको देनी पड़ती है। देनी क्या पड़ती है? वो सिस्टम में अपने आप आ जाती है। तो ये देखना। तीसरा, जो आप लोन ले रहे हैं, नंबर ऑफ लोन्स भी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई-कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन भी है, एजुकेशन लोन भी है, पर्सनल लोन भी ले रखा है। ये जो लोन लेने की आदत है, ये आपको आगे और लोन लेने से प्रिवेंट करेगी अब आने वाले समय में। तो मुझे लग रहा है बहुत ही चूज़ी होना चाहिए, बहुत ही सिलेक्टिव हो जाना चाहिए लोन लेने के लिए और ईएमआईज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वो समय आ रहा है 1 अप्रैल 2027 के बाद, 1-2 डिफ़ॉल्ट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगी, उसको पे कर दिया। वो अब बिल्कुल आप नहीं कर पाएँगे, वरना आगे से फिर आप ये लोन तो चलता रहेगा, जैसे-तैसे करके चलाएँगे। आइंदा से आपको बैंक से तुरंत कॉल आ जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं कि साहब आ जाइए, आपसे मिलना है और आपका ये ईसीएल कैटेगरी में आ गया। क्योंकि बैंक को, विपिन ध्यान दीजिएगा, बैंक को ये बहुत पेनफुल प्रोसेस रहेगा। अगर बैंक को 12-12 गुना ये प्रोविज़न करना पड़ गया, तो बैंक के लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा ऐसा कस्टमर। राइट, क्विकली एक सवाल सर और, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और समय मेरे ख्याल से अब 1 आध मिनट ही मेरे पास रह गया, तो तुरंत आपसे जवाब चाहूँगा। वो ये कि जो कोलेट्रल वाले लोन है, मतलब मसलन कि होम लोन, पीछे घर है जहाँ पर उसकी कीमत इनफैक्ट माना जाता है कि बढ़ती ही है, क्या वैसे लोन में भी इतना स्ट्रिक्ट होगा? हालांकि वो सबसे बड़ा लोन भी होता है, सबसे ज़्यादा ईएमआई भी उसकी होती है, वहाँ क्या होगा? होम लोन का क्या होगा खास तौर पे? बिल्कुल विपिन, वहां पर भी सख्ती होगी। आप ये ध्यान रखें कि अगर हाउसिंग लोन वाला भी लोन डिफॉल्ट करता है, तो उसके कागज बैंक के पास रखे होते हैं, वो तो आप जानते हैं। तो बैंक के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है अगर उस लोन को उसको लिक्विडेट करना है, यानी कि उस लोन को रिकवर करना है। तो ऐसे में मकान की ऑक्शन की जाती है, कोर्ट से रिकवरी लेती है, तो बैंक के लिए वो प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है। अगर आपने कोलैटरल रखी है, ऐसा नहीं होगा कि मकान कल को बैंक के नाम हो गया। तो उन लोन्स पे भी आपको ये सख्ती देखने को मिलेगी, कोलैटरल है या नहीं है। ईसीएल के नियम दोनों केसेस में विपिन लागू होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो देखिए भाई, अब यहाँ कोई और चारा बचता नहीं है। शरद जी ने सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी है कि अब आपको आपका जो पूरा क्रेडिट हिस्ट्री है, पूरा क्रेडिट रिकॉर्ड है, वो क्लीन रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा लोन से भी बचिए, कोई भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट मत कीजिए। कई बार अनजाने में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनसे तो बिल्कुल बचिए। और अगर कोई आपका सिबिल में कहीं ऐसी चीज़ पड़ी है जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वो अपने रिकॉर्ड को करेक्ट भी करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये नए नियम लागू होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको नया लोन लेने से रोक सकती है। और क्या मालूम आप किस ज़रूरत के लिए ले रहे हो, बच्चे के एजुकेशन का ही लोन हो जो बहुत मस्ट हो और ऐसी किसी चीज़ से रुक जाए, अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और हमें इन्फॉर्म करने के लिए। नमस्कार।